हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक अपने सिलेबस का नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, टीकाकरण। ठीक है, टीकाकरण के अंदर रोगी प्रतिरक्षण, ठीक है, मातृ मृत्यु दर, महिला मृत्यु दर भी बताया गया है। ठीक है, तो वो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। टीकाकरण और कुछ अन्य जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, टॉपिक है, वो कवर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद पूरा सिलेबस अपना कवर हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। टीकाकरण क्या है? किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम को विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है, इंजेक्शन के रूप में लगाई जाती है, ठीक है, इंजेक्शन के रूप में लगाई जाती है, उसे टीका कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं, तथा यह क्रिया वैक्सीनेशन कहलाती है। ठीक है, संक्रामक रोगों के रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सस्ती विधि मानी जाती है। टीके एंटीजनिक पदार्थ होते हैं। टीके के रूप में दी जाने वाली दवा या तो रोगकारक जीवाणु या विषाणु की जीवित किंतु क्षीण मात्रा होती है, फिर भी इनको मार कर या अप्रभावी करके या फिर शुद्ध क्रिया गया जैसे पदार्थ जैसे प्रोटीन आदि हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले चेचक का टीका लगाया गया था, जो भारत और चीन में 200 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, तो टीका से मतलब समझ आया कि वो एंटीजेनिक पदार्थ होते हैं जो टीके के रूप में दी जाने वाली दवा या तो रोगकारक जीवाणु या विषाणु ही होते हैं। ठीक है, उसकी अल्प मात्रा में हमारे बॉडी में पहुंचाया जाता है। ठीक, देखते हैं टीकाकरण का महत्व क्या है। टीकाकरण विभिन्न गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। जिस बच्चे का टीकाकरण न हुआ हो वो अत्यधिक बीमार हो सकता है, यह स्थायी रूप से अक्षम या कुपोषित हो सकता है और मर भी सकता है। टीकाकरण बचपन की सबसे अधिक गंभीर बीमारियों से बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है। अक्षम बच्चों समेत सभी बच्चों को टीकाकृत करवाने की जरूरत होती है। एक बच्चा जिसे इंजेक्शन या दवा पिलाई गई है टीकाकृत माना जाता है। ठीक है, टीके बीमारियों के खिलाफ बच्चों के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। टीका केवल तभी काम करता है जब वो बीमारी के होने से पहले दिया गया हो। ठीक है, सभी स्थानों पर सभी बच्चों को पोलियो के टीके लगवाने की आवश्यकता होती है। ठीक, अंगों को मुलायम होना या हिलने में अक्षम होना पोलियो के मुख्य लक्षण है। इसके जो संक्रमित व्यक्ति हैं 200 बच्चों में एक जीवन भर के लिए अक्षम हो जाता है। ठीक है, तो पोलियो तो हमारा भारत जो है पोलियो मुक्त अभियान चलाया जाता था। ठीक है, विश्वव्यापी स्तर पर चलाया गया था। ठीक है, फिर टिटनेस बैक्टीरिया या जीवाणु कटी हुई जगह गंदगी के कारण फैलता है। ठीक है, टिटनेस जो है बैक्टीरिया जीवाणु कटी हुई गंदगी के कारण फैलता है। यह टिटनेस के टीके से बना खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, टीके से बिना खतरनाक साबित हो सकता है। गर्भावस्था के पहले या उसके दौरान टिटनेस टॉक्साइड की कम से कम 2 खुराक न केवल महिला बल्कि उसके नवजात शिशु को उसके शुरुआती हफ्ते में टिटनेस की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, फिर 6 हफ्ते होने पर शिशु के डीपीटी की पहली खुराक की आवश्यकता होती है, जो टिटनेस के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। ठीक, नवजात शिशु को और गर्भवती महिलाओं दोनों को दिया जाता है और 6 हफ्ते शुरू होने पर डीपीटी की पहली खुराक की आवश्यकता होती है, जो टिटनेस के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। जहां उन देशों में जहां हेपेटाइटिस बी एक समस्या है, वहां 100 में से 10 बच्चे इसके संक्रमण से जीवन प्रभावित होते हैं और टीकाकृत नहीं करवाने की अवस्था में बड़े होने पर उन्हें कैंसर का खतरा होता है। ठीक है, भारत में टीकाकरण कार्यक्रम। भारत में टीकाकरण यूनिवर्सल टीका कार्यक्रम के भाग के रूप में बनाया गया है। टीकों के नाम के अलावा यह समय, खुराक, प्रशासन का मार्ग, प्रशासन का स्थल वर्णन करता है। ठीक है, फिर देखते हैं आशा कार्यकर्ता आंगनबाड़ी के अंतर्गत कार्य करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? आशा अबाउट एक्सरेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, अबाउट एक्सरेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा। इसके कार्य क्या है? आशा गांव के स्वास्थ्य विकास हेतु बीमारियों से बचाव तथा स्वास्थ्यवर्धन के कार्य करती है। ठीक है, आशा गांव के स्वास्थ्य विकास हेतु बीमारियों से बचाव तथा स्वास्थ्यवर्धन के कार्य करती है। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस को आयोजित करने में आशा की प्रमुख भूमिका है। ठीक है, जो ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस आयोजित होता है ना प्रति माह, उसमें आशा की प्रमुख भूमिका होती है, जो आंगनबाड़ी में आयोजित होता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। इस दिन बच्चे को टीकाकरण के लिए केंद्र लाना, माता तथा गर्भवती स्त्री को आंगनबाड़ी केंद्र लाकर उनकी जाँच तथा स्वास्थ्य शिक्षा करने में मदद करना। ठीक है,
सुरक्षित मातृत्व एवं बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए आशा प्रमुख प्रेरक है। वह प्रसव के समय गर्भवती महिला के साथ स्वयं संस्था में जाती है और उसके साथ मदद के लिए कम से कम 2 दिन तक रुकती भी है। ठीक है, ये अनिवार्य नहीं है बट रुक सकती है वो 2 दिन तक। ठीक है, गांव में स्वच्छता, साफ पानी, सुरक्षित मातृत्व, बच्चों का स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं पोषण आदि के बारे में जागरूकता तथा ग्रामवासियों द्वारा इसे हासिल करने में आशा की प्रमुख भूमिका है। यह कार्य आशा ANM MPW आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ मिलकर करती है। ठीक है, किसके साथ मिलकर कार्य करती है आशा? तो ANM MPW तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ मिलकर कार्य करती है। ये पूछा जा सकता है कि आशा जो है कार्यकर्ता किसके साथ मिलकर कार्य करती है? तो ANM MPW तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर करती है। आशा कार्यकर्ता के लिए प्रोत्साहन राशि। आशा कार्यकर्ता को स्वास्थ्य क्षेत्र में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों को संचालन करने में सहयोग करने के हेतु कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है। ठीक है, कार्य आधारित। ठीक है, इसमें कोई राशि एकदम तय नहीं किया गया है, कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है, जैसा कार्य वैसा ही प्रोत्साहन राशि। ठीक, आशा के लिए सहयोगी तंत्र। प्रेरित होकर बेहतर रूप से कार्य करने के लिए आशा को सामाजिक सहयोगी एवं सामाजिक एवं शासकीय सहयोग प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। इस हेतु निम्नानुसार पहल की गई है। क्या? राज्य स्तर पर आशा रिसोर्स सेंटर, संभाग स्तर पर संभागीय कम्युनिटी मोबाइलाइजर, जिला स्तर पर जिला कम्युनिटी मोबाइलाइजर, ठीक है, मोबिलाइजर, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर तथा 10 से 12 गांव पर आशा सहयोगी का दायित्व निर्धारित किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा, राज्य स्तर पर, ठीक है, संभाग स्तर पर, राज्य, संभाग, जिला और ब्लॉक स्तर। ठीक है, 4 स्तर पर किया गया है। राज्य स्तर पर आशा रिसोर्स सेंटर, संभाग स्तर पर संभागीय कम्युनिटी मोबिलाइजर, जिला स्तर पर जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर तथा 10 से 12 गांव। ठीक है, चौथा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 स्तर हो गया। 10 से 12 गांव पर आशा सहयोगी दायित्व निर्धारित किया गया है। ठीक है, राज्य, फिर संभाग, फिर जिला, फिर ब्लॉक, फिर गांव। ठीक, तो ये था आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा और जो टीकाकरण के बारे में कुछ जानकारी। ठीक है, अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, जैसे 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे को प्रतिदिन 1240 कैलोरी एवं 22 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितना? प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 1240 कैलोरी। ठीक है, और 22 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितना? 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे को। ठीक है, फिर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे को देखें तो 1700 कैलोरी। मतलब जो 6 वर्ष तक के बच्चे हो जाते हैं, मतलब 6 साल तक के हो जाते हैं तो खतरा बन जाते हैं ना, इधर दौड़ने भागने स्कूल जाने लग जाते हैं, तो उनसे ज़्यादा खेल कूद करते हैं, खेल कूद गतिविधियाँ ज़्यादा करते हैं तो उन्हें ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 1700 कैलोरी और 30 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, फिर देखते हैं गर्भवती महिला का वजन गर्भावस्था के दौरान कितना बढ़ना चाहिए? तो 10 से 12 किलोग्राम बढ़ना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखते हैं गर्भवती महिला का रक्तचाप कितना होना चाहिए? 120/90 होना चाहिए। ठीक है, इतना होना चाहिए, 120/90। 10 से 12 ग्राम उनका किलोग्राम वजन बढ़ना चाहिए। ठीक, फिर गर्भवती महिला को जो पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है, कितने ग्राम प्रदान किया जाता है? रेडी टू ईट फूड 75 ग्राम। ठीक है, और इन्हें कितने ग्राम कैलोरी की आवश्यकता होती है ये भी पूछता है, तो 1222 ग्राम। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये महतारी जतन योजना के तहत इन्हें प्रदान किया जाता है। ठीक है, 1222 ग्राम कैलोरी। ठीक, जन्म के समय एक सामान्य शिशु का वजन कितना होना चाहिए? तो 2.05 kg से अधिक होना चाहिए। ठीक है, इतना 2 किलो से अधिक होना चाहिए, 2.05 kg से अधिक होना चाहिए। ठीक है,
बच्चे का 7 से 12 वर्ष तक आयु तक वजन कितना बढ़ना चाहिए? 300 से 400 ग्राम बढ़ना चाहिए। ठीक है, 7 से 12 साल तक के बच्चों का वजन कितना? 300 से 400 ग्राम बढ़ना चाहिए। ठीक है, हमारे देश की प्रमुख समस्या कुपोषण है। यह समस्या सबसे अधिक 7 माह से 2 वर्ष के बच्चे के लिए अधिक जटिल होता है। ठीक है, अपर्याप्त एवं असंतुलित भोजन, संक्रमण, बीमारी तथा स्वास्थ्य सेवाओं के अपर्याप्तता कुपोषण के प्रमुख कारण भी माने गए हैं। ठीक है, बीसीजी का टीका तपेदिक से बचने के लिए लगाया जाता है। किससे बचने के लिए? तपेदिक से बचने के लिए। ठीक है, बीसीजी का टीका। खसरा से बचने के लिए टीका बच्चे को 90वें माह में लगाया जाता है। ठीक है, खसरा से बचने के लिए कब लगाते हैं? 90वें माह में। ठीक, याद रखिएगा, खसरा से बचाव के लिए कब लगाते हैं? 90वें माह में। और बीसीजी का टीका किससे बचने के लिए लगाया जाता है? तपेदिक से। गर्भवती महिला को टिटनेस का ऑक्साइड के अधिकतम 2 टीके लगते हैं। ठीक है, गर्भवती महिला को टिटनेस ऑक्साइड का 2 टीके लगते हैं। जननी सुरक्षा योजना जो है 1 अप्रैल 2005 से लागू किया गया है। यह योजना सुरक्षित प्रसव हेतु मातृत्व लाभ के लिए किया गया है। शायद मैंने केंद्र योजना में जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा कार्यक्रम बताया है, तो उसमें मैंने शायद 2015 लिख दिया। ठीक है, तो वो 2005 है। ठीक है, वो 0 लिखते लिखते वो 1 लिखा गया और वैसा रीड भी हो गया। ठीक है, तो उसे सुधार लीजिएगा कि जननी सुरक्षा योजना, वैसे तो मैंने 2 बार अलग अलग बताया है, फिर भी ध्यान में रखिएगा कि 2005 में है, वो 1 अप्रैल 2005 से आरंभ किया गया है। ठीक है, तो उसे आप सुधार के पढ़िएगा, 2005 सही है। ठीक, इसके अंतर्गत क्या लाभ मिलता है? 1400 रुपये ग्रामीण महिला को और शहरी महिला को 1000 रुपये प्रदान किया जाता है। ठीक है, 2005 उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, वो 15 नहीं है, 5 है। ठीक, और देखिए महिला एवं बच्चों से संबंधित कुछ कानूनी प्रावधान। छत्तीसगढ़ जो हमने प्रीवियस पढ़े हैं ना, उसका थोड़ा बहुत रिवीजन है, क्विक रिवीजन। छत्तीसगढ़ बाल प्रतिषेध अधिनियम 2004 यह नियम 9 जनवरी 2008 से प्रभावी है। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1978 के द्वारा सर्वप्रथम विवाह के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष नियत की गई थी। ठीक है, पता होगा ये। छत्तीसगढ़ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 24 मार्च 2004 से लागू है। ठीक, दहेज प्रथा को रोकने के लिए केंद्रीय अधिनियम दहेज प्रतिषेध अधिनियम कौन सा? 1961 लागू हुआ है। सती प्रथा को दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय ने 19वीं सदी में आंदोलन चलाया था। ठीक है, 1829 में चलाया था। ठीक, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 यह कब से लागू है? अधिनियम 26 जनवरी 2006 से लागू है। ठीक है, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम जो लागू है 26/1/2006 से लागू है। और देखिए टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम छत्तीसगढ़ में कब से लागू है? तो 30 सितंबर 2005 से लागू है। ठीक है, 30 सितंबर 2005 से लागू किया गया है। यह अधिनियम लागू करने वाला छत्तीसगढ़ भारत का दूसरा राज्य है। ठीक है, दूसरा राज्य है। इस अधिनियम के प्रावधान निम्न है। अभिकथित उपचार के लिए 5 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना पीड़ित पक्ष को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये हमने अधिनियम वाले सेक्टर में पढ़ा था। राष्ट्रीय महिला कोष का गठन 30 जनवरी 1992 में किया गया। ठीक है, या राष्ट्रीय महिला वाला। ठीक है, 30 जनवरी 1992 में। ठीक, वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है? यशश्री पाटिल है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन, ये राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन है 30 जनवरी 1992 और छत्तीसगढ़ महिला आयोग का 24 जनवरी 2001 को किया गया था। ठीक है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जा रहा है, तो अब ये समझिएगा 24 मार्च 2001 है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन 24 मार्च 2001 और राष्ट्रीय महिला वाला 30 जनवरी 1992। ठीक है, राज्य महिला आयोग को छोड़कर अधिकतम 6 सदस्य हो सकते हैं। राज्य महिला आयोग को छोड़कर अधिकतम मतलब इसमें कितने सदस्य होते हैं हमने तो पढ़ा है, 1 + 6 होते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। ठीक, इस आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा हेमंत पोर्ते थी। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर किरणमयी नायक। ठीक है, इसको हमने अधिनियम वाले चैप्टर में पढ़ा था। फिर देखते हैं एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, ये भी हमने देखा था। इससे भी कुछ
क्विक रिवीजन कर लेते हैं। महिला सशक्तिकरण नीति, छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण नीति 2001 से लागू है। ठीक है, 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष भी घोषित किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, इसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, सभी संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, सामाजिक आर्थिक विकास एवं राजनीतिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। एकीकृत बाल विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1975 से प्रारंभ किया गया था। समेकित बाल विकास सेवा परियोजना, यह परियोजना महात्मा गांधी के 106वें जन्म जयंती पर प्रारंभ किया गया था। यह क्षेत्रीय योजना है, केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। समेकित बाल विकास सेवा योजना को भारत सरकार, विश्व बैंक व यूनिसेफ द्वारा मान्यता प्राप्त है। किसके द्वारा? भारत सरकार, विश्व बैंक और यूनिसेफ के द्वारा। किसे? एकीकृत बाल संरक्षण योजना को, ठीक है, समेकित बाल सेवा विकास योजना को। ठीक, भारत में राष्ट्रीय बाल नीति 1974 में अपनाई गई थी। राष्ट्रीय बाल नीति के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, 1974 में अपनाई गई थी। आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य, अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना। कौन कौन से हैं? अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना, पूरक पोषण आहार वितरित करना व बच्चों को वजन से लेकर ग्रोथ चार्ट तैयार करना। ठीक है, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य हमने उधर देखा भी था। अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना, पूरक पोषण आहार वितरित करना और बच्चों को का वजन लेकर ग्रोथ चार्ट तैयार करना। ठीक है, बच्चों का वजन नापना, उनका ग्रोथ चार्ट तैयार करना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्यों के सहयोग हेतु आंगनबाड़ी में केंद्र में सहायिका नियुक्त होती हैं। ठीक है, आंगनबाड़ी सहायिका बोलते हैं जिसे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की नियुक्ति के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु है 18 से 44 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष से 44 वर्ष तक की महिलाएं भी ही इसमें शामिल हो सकती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के कार्य करने की अधिकतम आयु 62 वर्ष है। ठीक है, कार्य कब तक कर सकती हैं? ये अधिकतम 62 वर्ष तक कार्य कर सकती हैं, फिर इसे रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। ठीक, ICDS की सेवाएं आंगनबाड़ी केंद्र में प्रदान की जाती हैं। आंगनबाड़ी केंद्र स्थगित करने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने के नवीन मापदंड भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर जारी किए गए हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर जारी किए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में एक माह में 25 दिन पूरक पोषण आहार प्रदान करता है, मतलब एक सप्ताह में 6 दिन। ठीक है, और एक माह में 25 दिन पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाना आवश्यक है। पर्यवेक्षक द्वारा एक माह में कम से कम 25 दिन निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। ये भी याद रखिएगा कि जो पर्यवेक्षक होते हैं उन्हें एक माह में 25 दिन निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। ठीक, आंगनबाड़ी केंद्र में पकाकर ताज़ा पूरक पोषण आहार 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो वहाँ पे गर्म पका भोजन जो है किसे 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र में सूखा राशन 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती और शिशुवती माताओं और किशोरी बालिकाओं को प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो सूखा राशन जो आंगनबाड़ी केंद्र में आके नहीं खा सकते वो कौन है? 6 माह का बच्चा और से 3 वर्ष तक के बच्चे। ठीक है, आते तो हैं खैर जांच के लिए, बट उन्हें सूखा राशन प्रदान किया जाता है और 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे को पका हुआ भोजन प्रदान करते हैं। ठीक है, साथ में सूखा राशन के लिए गर्भवती माता, शिशुवती माताएं, किशोरी बालिकाएं शामिल हैं। ठीक, फिर देखते हैं, ये हमने शिशु मातृ दर, मातृ मृत्यु दर देख लिया था, एक बार और देखते हैं। शिशु मृत्यु दर क्या है? प्रति जीवित जन्म लेने में 1000 जन्मे, ठीक है, बच्चे की संख्या या इससे कम उम्र में माने गए शिशुओं की संख्या से है। ठीक, 1000 में जीवित जन्मे शिशु में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मारे गए शिशुओं की संख्या है। ठीक, 1 वर्ष या उससे कम उम्र में मर जाते हैं ना जो शिशु, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उन्हें शिशु मृत्यु दर में शामिल किया गया है। और बाल मृत्यु दर में मैंने बताया था 5 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया। ठीक है, परंपरागत रूप से दुनिया भर में शिशु मृत्यु का सबसे आम कारण दस्त से हुआ निर्जलीकरण है। ठीक है, दस्त के कारण हुआ निर्जलीकरण, इसी के कारण ज़्यादातर शिशुओं की मृत्यु हुई है। दुनिया भर में माताओं को नमक और चीनी के घोल के बारे में दी गई जानकारी की वजह से शिशुओं के निर्जलीकरण में मरने की दर में औसत दर में कमी दर्ज की गई है। ठीक, 1990 के दशक के अंत में निर्जलीकरण से शिशुओं की मृत्यु की दूसरी सबसे आम वजह थी। वर्तमान में सबसे आम वजह क्या है? निमोनिया है। ठीक है, पहले क्या थी? निर्जलीकरण के कारण शिशुओं की मृत्यु हो रही थी, अब क्या हो रहा है? निमोनिया के कारण मृत्यु हो रही है। अधिक विकसित देशों में शिशु मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में जन्मजात विकृति, संक्रमण और ICDS शामिल है। ठीक है, SIDS शामिल है।
शिशु हत्या, शोषण, परित्याग, उपेक्षा जैसे कारण के कारण भी शिशु मृत्यु के हुई है। ठीक है, अब देखिए राज्य में शिशु मृत्यु दर हमने देखा था वर्ष 2000 में कितना था, 77 था। ठीक है, 2018 में यह घटकर कितना हो गया, 41 हो गया, और अब से 2030 तक क्या कितना 15 लाने का लक्ष्य है, 15 से कम करने का लक्ष्य है। ठीक है, अब देखिए मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर गर्भावस्था के दौरान या शिशु के जन्म के कारण माँ की मृत्यु होने की दर को मातृ मृत्यु दर कहा जाता है। इसे हमने देखा था जीवित जन्म लेने वाले बच्चे और ऊपर महिलाओं की जो मृत्यु वाला है इंटू 1 लाख। ठीक है, प्रति 1 लाख में निकाला जाता है। ये विभिन्न देशों और संस्कृतियों में मातृ मृत्यु के भिन्न भिन्न कारण है। इसका प्रभाव विभिन्न देशों और प्रदेशों में मातृ मृत्यु दरों में झलकता है। ठीक है, अब देखें तो भारत की स्थिति देखें तो भारत में कितना था 2001 में मातृ मृत्यु दर, 2001-2 में कितना था 301 और छत्तीसगढ़ में 379। ठीक है, फिर 2005 में, ठीक है 2005 नहीं 2000 इसमें ये कितने में आया था 2017 में। ठीक है, तो 16-17 है। ठीक है, पहले 2001 में देखें हमने कितना भारत में 301 और छत्तीसगढ़ में 379। ठीक, 379। फिर 2016-17 इसमें कितना हुआ, भारत में हुआ 113 और यहाँ 159। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। अब इसे 2030 तक छत्तीसगढ़ में कितना लाने का लक्ष्य रखा गया है, 100 से कम। ठीक है, यही बताया गया है। और ये जो आंकड़े थे ना जो जारी किए गए थे वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे द्वारा जारी किए गए हैं। ठीक है, इसमें बताया भी गया है कि शासकीय अस्पतालों में 2005-06 में 6.9% प्रसव होता था, जो नेशनल 2015-16 में बढ़कर 55% हो गया। ठीक है, ये भारत की बात है, 5-6 की बात करें और 15-16 की। और हमने छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखा था पहले 14% था, अब बढ़कर कितना हो गया 70% हो गया। ठीक है, ठीक, ये भी वही बताया गया जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। ठीक, अब देखें बच्चों में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। आयोडीन की कमी से होने वाले रोग, ये पूछा जाता है कि आयोडीन की शरीर के लिए बहुत जरूरी मिनरल है। आयोडीन शरीर के अंदर थायराइड हार्मोन को नियंत्रण करने के लिए मददगार होता है। थायराइड हार्मोन से बच्चे की लंबाई बढ़ती है। ठीक है, साथ ही हड्डियों और मस्तिष्क के विकास के लिए थायराइड ही जिम्मेदार होता है। आयोडीन की कमी से बच्चे को घेंघा रोग होता है। ठीक, घेंघा रोग होता है। इसके अलावा दिल की धड़कन तेज होना, सांस धीमी होने लगती है, वजन में भी इजाफा होता है। बच्चों में आयोडीन की कमी से मानसिक विकृति भी हो सकती है। ठीक है, तो घेंघा रोग होता है, वजन बढ़ता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से वजन बढ़ता है। ठीक, और मानसिक विकृति भी हो सकती है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। विटामिन डी, बच्चों में पोषक तत्वों की कमी की बात हो तो ऐसे में विटामिन डी का जिक्र होना भी जरूरी है। विटामिन डी वसा में घुलने वाला विटामिन है। शरीर की सभी कोशिकाओं, मैंने जो विटामिन और रोग वाले बताया था उसमें सभी के बारे में डिस्कस किया है। कोशिकाओं में, शरीर की सभी कोशिकाओं में विटामिन डी की जरूरत होती है। विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा स्रोत धूप को ही माना जाता है। ठीक है, धूप को ही माना जाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चे में रिकेट्स, शरीर की वृद्धि में कमी, मांसपेशियों और हड्डियों में कमजोरी जैसी परेशानियां होती हैं। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो विटामिन डी की कमी जहां होगा वहां बच्चे को क्या होगा, रिकेट्स होगा। और बड़ों में क्या होता है, ऑस्ट्रिया मलेशियस करके। ठीक है, मांसपेशी हड्डी कमजोर हो जाती है। ठीक, विटामिन B12 ये ऐसा विटामिन है जिसका संचरण हमारा शरीर स्वयं नहीं कर पाता। जो शाकाहारी जो होते हैं ना, शाकाहारी व्यक्ति होते हैं उनमें 5 से 7 वर्ष के बाद, ठीक है 5 से 7 वर्ष के बाद विटामिन B12 का बनना मतलब हमारी शरीर पूर्ति नहीं कर पाती, तो ये हमें बाहर से ही प्राप्त करना होता है। ठीक, विटामिन B12 शरीर में रक्त निर्माण के लिए बहुत आवश्यकता होता है। इसके अलावा यह दिमाग और तंत्रिका तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी मददगार साबित हो सकता है। इसकी कमी से बच्चों में ब्लड डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, ब्लड के लिए बहुत ज़रूरी है, ब्लड निर्माण के लिए B12 बहुत ज़रूरी है। ब्लड डिसऑर्डर होता है, इससे बच्चे को रेड ब्लड सेल्स का जो
आकार है ना वह बड़ा हो जाता है, ठीक है। और इसे मेगालोब्लास्टिन एनीमिया कहते हैं, ठीक है, एनीमिया कहते हैं इसे, ठीक है। रेड ब्लड सेल का जो आकार है वो बड़ा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, मेगालोब्लास्टिन कहते हैं, ठीक है। मेगा मतलब बड़ा और लोब्लास्टिन ये याद रखिएगा, ठीक, एनीमिया कहते हैं। फिर देखिए कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग। बच्चों में पोषक तत्व की कमी ना हो इसके लिए इसके डाइट में कैल्शियम को शामिल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कैल्शियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे हड्डियों और दांतों को होता है, ठीक है। हमारी हड्डियों की वृद्धि और मजबूती के लिए कैल्शियम भी जिम्मेदार होता है। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होता है, ठीक है। ये विटामिन डी की कमी से भी होता है, ठीक। इस बीमारी में हड्डियों में छेद हो जाता है जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसके अलावा बच्चों में रिकेट्स होने का भी खतरा रहता है, ठीक है। वही कैल्शियम की कमी से, विटामिन डी की कमी से ही होता है रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। विटामिन ए की कमी से होने वाला यह भी वसा में घुलने वाला विटामिन है। ये सभी पोषक तत्वों में सबसे जरूरी है। विटामिन त्वचा, दांत, हड्डी आदि को दुरुस्त रखने के लिए जरूरी है। विटामिन ए त्वचा, दांत, हड्डी आदि को दुरुस्त रखने में मददगार होता है। इसके अलावा विटामिन ए आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है। विटामिन ए आंखों की रोशनी को बनाए रखता है। इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से क्या होती है, रतौंधी। वहीं ज़्यादा कमी से आंखों की रोशनी भी जा सकती है, ठीक। यह वसा में घुलने वाला विटामिन है, ये भी ध्यान रखिएगा। अधिक है मैग्नीशियम से कमी से होने वाला रोग। तो मैग्नीशियम की कमी से बच्चे के दांतों, हड्डियों को आकार देने में मदद मिलता है। मैग्नीशियम से कमी से बच्चे की मांसपेशियों में ऐंठन होती है, थकान, माइग्रेशन, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर आदि होता है, ठीक है। मैग्नीशियम की कमी से, ठीक, बच्चों के दांतों और हड्डियों को आकार देने में मैग्नीशियम मदद करता है। कमी से मांसपेशियों में ऐंठन होती है, थकान, माइग्रेशन ये सब होता है, ठीक है। तो ये सब आप रिवाइज करिएगा तो हमारा सिलेबस यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक। तो आप अच्छे से पढ़िए। महिला सुपरवाइज़र का जो 40 मार्क्स का है, लगभग मैंने सारे टॉपिक कवर करा दिए हैं और सारा सिलेबस कवर हो चुका है। अब हम हो सके तो 1-2 वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।